हाल स्क्रीन शेयर हो गया राइट? यस सर। अच्छा, आज लेक्चर नंबर 3 है। आज की डेट 13 जनवरी 2021। ठीक है, और आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो से हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल एग्जामिन वेरियस पाथवेज ऑफ ओजोन डिप्लीशन। स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन हमारे पास है वो किन प्रोसेसेस के थ्रू या किन पाथवेज के थ्रू डिप्लीट होती है, हम उसको क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद then we're going to analyze lab rate and temperature inversion and the impact on the environment. देखें lab rate, we have studied the lab rate, ठीक है, but there are different terminologies that actually that are very relevant to our atmosphere, and then there is temperature inversion, which is very important with respect to the air pollution point of view, especially for the case of winters in Punjab, Pakistan, and to be if I really want to be very precise, then we'll be talking about the winter times in Lahore, where folks smoke, very sorry issues we're going to discuss. उसके बाद we're gonna discuss radionuclide और उसकी types. उसके बाद we'll be going through El Niño phenomena और analyze करेंगे कि how it significantly affects climate change. ठीक है, there is a bit of twist in today's lecture. ठीक है, ये पहले 3 जो उनसे टॉपिक्स हैं, they will be covered by slides of course with animations and all. लेकिन El Niño phenomena और इसके relevant I have a couple of videos to share. We're gonna I'll give you some links. ठीक है, so you have to within the class you have to go through the links and you have to try to understand what exactly the information is being provided regarding El Niño effect and its impact on the climate globally. अच्छा जी, पहले है जी फॉर्मेशन एंड डिप्लीशन ऑफ ओजोन इन स्ट्रेटोस्फेयर। तो आपको पता है कि ओजोन जो सी है बेसिकली स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है, इसकी हाई कंसंट्रेशन है। वहां पे कितनी कंसंट्रेशन है बाय द वे, कोई बताएगा? 1 से 5 ppm 1 to 5 ppm। ठीक है, दिस इज द एवरेज रेंज ऑफ द कंसंट्रेशन। बट अब मैं आपको बताता हूँ। बट अच्छा, और इसका फंक्शन क्या होता है आपको पता है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम द यूवी रेज। लेकिन 30 किलोमीटर पे ना फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, which means that the initial part of the stratosphere, the ozone concentration can be up to 10 ppm. एवरेज पूरे स्ट्रेटोस्फेयर में जो कंसंट्रेशन है वो ठीक है 1 to 5 ppm होती है। लेकिन जो स्ट्रेटोस्फेयर का स्टार्ट है बिल्कुल, या आप कह लेंगे ट्रोपोपास के बाद का जो एरिया है, और 10 किलोमीटर जो से इनिशियली उसके अंदर जो ओजोन कंसंट्रेशन है दैट इज अराउंड 10 ppm। यूवी लाइट एब्जॉर्ब करती है ओजोन इन द रेंज ऑफ 220 to 330 नैनोमीटर्स। ठीक है, और इस तरह हमारी जो सी है वो दीज आर द रिएक्शंस फॉर द ओजोन फॉर्मेशन। होता क्या है कि ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट एट 242 nanometer decompose to give oxygen radicals. Then oxygen combined with the radical itself in the presence of the third body into more oxygen and it forms ozone. Okay, so the question arises why the third body is here in terms of nitrogen and oxygen. कुछ बच्चे रह गए उनको अलाउ कर दें। मेरे पास तो और कोई रिक्वेस्ट नहीं आ रही है। अच्छा, तो खैर बहरहाल यार आप लोगों ने बेसिकली आई एम ऑफ कोर्स यूजिंग ओनली वन लैपटॉप, तो आप लोगों ने ये रिमाइंड करवाना है जो जो स्टूडेंट्स आए, आई हैव टू ऐड देम। ठीक है, बिकॉज morning session में there has been certain problems regarding
adding certain students. Back to the, I think coming back to, हाँ जी, तो बेसिकली थर्ड बॉडी का जो जो मेन पर्पज है वो ये है कि बिकॉज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द ओजोन अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज लिबरेटेड, एनर्जी रिलीज होती है। तो थर्ड बॉडी जो सी है इन टर्म्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन वो ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्ब करने की वजह से ओजोन जो साइड गेट्स स्टेबल। ठीक है, तो अगर यूवी लाइट सॉरी अगर ओजोन यूवी लाइट को एब्जॉर्ब ना करे तो डीएनए म्यूटेट हो जाता है, डीएनए में अल्ट्रेशन आना शुरू हो जाती है। ह्यूमन डीएनए की बात करूं और स्किन कैंसर जैसी जो बीमारी हैं दे ह्यूमंस गेट एक्सपोज टू देम। ठीक है, ओजोन डिप्लीशन अब किन तरीकेकार से होती है, ये रिएक्शन है फॉर द ओजोन डिप्लीशन। You see ozone react with nitrogen oxide forms NO2 and oxygen. Similarly, ozone reacts with oxygen radical and also forms oxygen. Ozone reacts with the OH radical, also form peroxy radical, which is H2O plus oxygen. So H2O then reacts with oxygen radical and forms OH. So you can see that in all these reactions, ozone is being. सर ये जो थर्ड बॉडी है कुछ समझ नहीं है थर्ड बॉडी को। लेकिन थर्ड बेसिकली ये है कि ओजोन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द ओजोन लार्ज अमाउंट ऑफ द हीट इज रिलीज्ड। ठीक है, इट्स अ सॉर्ट ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो बट so if that amount of energy is with ozone, then ozone will be unstable. So for its stability, this amount of energy there has to be some media which should be there to absorb this energy. So for that purpose, you know, in our natural system, nitrogen and oxygen are readily available. तो वो ही एक्सेस एनर्जी जो उनसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, हाँ जी। और तो बेसिकली तो ये डिफरेंट रेडिकल्स और गैसेस हैं दैट आर प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, दैट कैन रिएक्ट विद ओजोन एंड फॉर्म डिफरेंट गैसेस एंड ऑक्सीजन। सो इन दिस वे ओजोन गेट्स डिप्लीटेड इन द स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ NO oxygen and OH radical in the stratosphere? Again, I remember we discussed that it's very difficult for the pollutants to go from troposphere to stratosphere, right? Yes, sir. लेकिन point ये है, then how all these gases or ये radical zones and they eventually reach stratosphere, they are produced in stratosphere. Yeah, this is a question, right? So यही वजह है कि मैंने आपसे पूछा what are the sources of all these gases and radicals? अच्छा, लेकिन जो NO और ऑक्सीजन है दैट इज द रिजल्ट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस एंड और जो एरोप्लेन्स और जेट्स जो हैं हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में जो चलते हैं उनकी वजह से NO प्रोड्यूस होती है। और रेडिकल नॉर्मली कम्स फ्रॉम द फोटोकेमिकल रिएक्शंस और इन केस इफ द न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हैपेंस, वेल only for the case of Hiroshima and Nagasaki nuclear explosions happened, but after that there was no nuclear explosion. So mainly NO comes from the photochemical reaction as well as from the jet exhausts. ठीक है, OH radical this is the result of the biomass burning and natural water systems. लेकिन एक चीज, the one thing that I really want to emphasize is very very important, and that is you see whenever a certain जेट्स और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के अलावा इसका कोई सोर्स नहीं है ओजोन में, ये स्ट्रेटोस्फीयर में। photochemical reactions. We know that the troposphere is turbulent and stratosphere is quiet. ठीक है, लेकिन यह है कि at the boundary, I mean tropopause, there is always a certain chance or possibility that the pollutants can go into lower stratosphere. ठीक है, तो I mean इस तरह से कहना चाहिए कि possibility है और to some extent it also happens, but not in majority cases. ठीक है, और the only way they can enter, I mean they can cross tropopause and enter stratosphere is because of the convection currents.
ठीक है। इफ द कन्वेक्शन करंट्स हैं जो ट्रोपोपॉज में हैं वो इस कदर ज्यादा हों, ठीक है, तो वो दे कैन कैरी ऑल दीज पोल्यूटेंट्स इनटू द स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, ये ज्यादा रिगोरस हो, ये विगोरस हो, यानी कि ज्यादा एनर्जी वाले हों, तो ऑफ कोर्स देयर इज पॉसिबिलिटी ये जो क्या कहना चाहिए, ये जो पोल्यूटेंट्स हैं या रेडिकल्स हैं, दे कैन एंटर फ्रॉम ट्रोपोस्फेयर टू स्ट्रेटोस्फेयर। अच्छा जी, so is there any other pathway by which ozone can be depleted in the stratosphere? What do you think? I'm giving you a hint. It's related to chlorofluorocarbons and greenhouse gases. तो कोई बताएगा कि क्या पाथवे हो सकता है या किसी को अंडरस्टैंडिंग हो डिपेंडिंग अपॉन the relevant knowledge that you got in your college classes? I think yeah. क्लोरीन से हाँ जी, क्लोरीन ऐड करती है। हाँ, क्लोरीन रेडिकल से बिल्कुल ठीक बात पहुंच गए आप। ऑफ कोर्स यस, ठीक है, देयर आर मैन मेड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, तो इनके सोर्सेज क्या हैं? ऑफ कोर्स दे आर बीइंग यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनर्स एज कूलेंट्स, ठीक है, एंड देन यू नो थर्मोकोल और स्टायरोफोम दे आर टिपिकल एग्जांपल ऑफ द प्लास्टिक फॉर्म्स एंड देयर आर आल्सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो ये टिपिकल, देख आपने कोई भी पैकिंग अगर मंगवाई हो, फॉर एग्जांपल एलसीडी या फॉर एग्जांपल पीसी या लैपटॉप, तो उस वो पैक होता है जिन चीज़ों में, या क्रॉकरी, ठीक है, वो स्टाइरोफोम या थर्मोकोर के अंदर जो है वो उनकी पैकिंग होती है, और द पैकिंग इज जस्ट बिकॉज टू मेक देम सेफ, बट दे आर मेड फ्रॉम क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड दे हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं कि हाउ द रिएक्शन हैपेंस in stratosphere. Chlorofluorocarbons, this is one of the common examples. I think dichloride fluoride carbon है ये। In the presence of UV lights, chlorine radical जो है वो generate होता है। This chlorine radical reacts with the ozone, forms ClO radical and oxygen. ClO radical eventually reacts with O radical and forms chlorine and oxygen. So अब ये चीजें इन रिएक्शन से ये पता चलता है, तो chlorine radical is regenerated. Though it is consumed by the ozone, but eventually it gets regenerated again. Regenerated, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि once chlorofluorocarbons enter हो जाते हैं into stratosphere, chlorine will always be there, ठीक है? And the potential of ozone depletion by chlorine radical will be much more as compared to, मतलब comparatively वो बहुत ज़्यादा होगी, of course, because chlorine radicals are persistent. They will be there in the stratosphere. Over Antarctica. So this it was detected in the year 1985. ठीक है, ये देखें 1979 में okay, this is Antarctica, this thing, the whitish thing. ठीक है, and the bluish is basically the ozone. See that in 1979 and 1988 there is a considerable difference in the ozone hole. The ozone hole is very prominent, which is dark blue over here, and there is I mean it's negligible in 1979. ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्किन कैंसर के केसेस दे वेंट अप रियली हाई, ठीक है, बिकॉज ऑफ द यूवी एक्सपोजर, बिकॉज ऑफ दिस ओजोन होल। तो हुआ ये था कि फिर CFCs वर बैंड ग्लोबली, एक प्रोटोकॉल साइन किया था बाय 24 नेशंस, और उस प्रोटोकॉल के तहत ये था कि बाय 1999 वी विल कट डाउन क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूजेज बाय 35%। ठीक है, तो और मतलब फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज नहीं करेंगे तो व्हाट एल्स कैन वी यूज? वी कैन यूज ऑफ कोर्स different other fluorocarbons such as hydrofluorocarbons, hydrochlorofluorocarbons, and methyl cyclohexane, again instead of CFCs. So these are the alternatives which are non-hazardous, and then we can use them in place of chlorofluorocarbons. I think nowadays they are being used, of course. I'm not sure कि अब क्या status है, but ये है कि पाकिस्तान के अंदर of course styrofoam is still there.
and I'm not sure what type of coolants are being used in the refrigerator and ACs these days. Okay, but if you really want to know, you can Google. But yeah, okay, for the sake of knowledge, you have to understand this phenomena that happened in global history. अच्छा, क्वेश्चन ये है कि will ozone hole be able to recovered? Question. No, sir. कोई देगा जवाब इसका? यानी फॉर्मेशन और डिप्लीशन तो होती रहती है। एक एक बच्चा बोले यार, बारी बारी। सर फॉर्मेशन और डिप्लीशन तो ऑलमोस्ट हर वक्त होती रहती है इसकी एटमॉस्फेयर में। कहाँ पे? I am talking about the ozone hole that happened, that was found in 1985 over Antarctica. वो ओजोन है, मतलब उसमें पोटेंशियल है कि वो रिकवर हो जाए। दिस इज माय क्वेश्चन बिकॉज यस सर हो जाएगी। अच्छा ठीक है, तो ये दिस इज व्हाट आई गॉट फ्रॉम नासा 2015 एंड दे मॉडल्ड सर्टेन डाटा, their observations. You can see 1971 almost negligible, कोई ओजोन होल नहीं था। 2017 में ये होल है and they predicted that by 2065 it will be the same as that of 1971. So they have certain very extensive modeling systems based on the recent trends. They basically predicted this thing. तो बेसिकली आप यहाँ पे देखें ये ग्राफ में इस ओजोन कंसंट्रेशन विच वाज अराउंड 300 ओवर अंटार्कटिका, ठीक है, इट डिप्लीटेड। अच्छा ये बताएं कि व्हाई डिप्लीटेड सो मच स्पेसिफिकली अप टू 2000, मतलब 2000 ईयर, ईयर 2000 तक ये क्यों डिक्रीज हुई ओजोन डिप्लीशन क्यों हुई या ओजोन होल क्यों बना? उस दौर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज कम था। नहीं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन मेरा अगला क्वेश्चन है सर। ये पोल्यूशन की वजह से जो इंडस्ट्रीज और ये इनकी वजह से अंडरस्टैंडेबल, ठीक है, इट्स अंडरस्टैंडेबल इज बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन क्यों हुई, क्या वजह थी इंडस्ट्रीज? सर डिमांड्स बहुत ज्यादा हो गई, मैन मेड सारी चीजों को पीछे कर दिया गया। ओवर पॉपुलेशन। बस यही बात मैं आपसे, यहीं पे हम पहुंचना चाहते थे कि इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, बिकॉज आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, मतलब साइंटिफिक एडवांसमेंट्स वेंट रियली वेल, ठीक है, और बहुत सी साइंटिफिक एडवांसमेंट्स हुई जिसके नतीजे में आवर इम्यूनिटी गेट्स इम्प्रूव, ठीक है, और भी बहुत सी चीजें हुई, तो हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज कंसिडरेबली, ठीक है। उसकी वजह से जाहिर है एकदम इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर आ गया, बहुत सी इंडस्ट्रीज लगी एंड इवेंचुअली व्हाट हैपेंड, ओजोन होल वाज डिटेक्टेड बाय 1985, ठीक है। उसके बाद देयर आर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स एंड वन ऑफ देम वाज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। अगर आप इस चीज को पढ़ना चाहते हैं तो देयर इज अ लिंक दैट हैज बीन प्रोवाइडेड। सर कुछ बच्चे एडमिट नहीं हो रहे, उनसे है ना वो लेट आते हैं। ठीक है, तो ये था जनरल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अच्छा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन आपका? कोई क्वेश्चन नहीं, सारी समझ आ रही है? Sir, the question is, will ozone layer hole will be able to recover? If yes, so what the reason? Very good question. It's because देखें यूरोपियन कंट्रीज ने खास तौर पे their air quality is very very clean, ठीक है, they have minimized their pollution levels, ठीक है,
case of North America. Okay, and now China is controlling the air pollution. Similarly, Australia, the air in Australia is very, very clean. The point of the whole discussion is stringent rules and regulation, environmental regulations. ठीक है, उसके बाद different advanced technologies जो कि हम use करते हैं for the purification of the air. पाकिस्तान की बुनियादी वजह है कि why ठीक है जी global air quality has improved, but irrespective, I mean having said that, we are, I mean 90% of the population is still living in, okay? Though the extent of the pollution on sea, it's very varied across the globe. लेकिन ये है कि most of the population you see is in Asia. China, for example, populous country है, India is highly populated, similarly is Pakistan and Bangladesh. So, I mean, when we say 90% of the world population lives in polluted areas, which this means कि बड़े-बड़े शहर हैं, ठीक है, वहाँ पे population ज़्यादा है और शहर, दायरा शहर बड़ा है, number of vehicles, number of industries are pretty much higher. So all these factors, they really contribute to the air pollution. ठीक है, but लेकिन ये है कि European countries, they are pretty small. Europe is itself very small. ठीक है, उनकी population कम है, so this also plays a significant role. But however, ये है कि they have very stringent rules and regulations, and their air quality is very, very clean as compared to ours. ठीक है, तो ये basically it's everything. I mean, population is directly proportional to the air quality, and the technology also is proportional to the air quality. अच्छी आगे technology होगी, pollution control के point of view से measures होंगे, stringent laws and regulations होंगे, उतनी अच्छी आपकी air quality होगी और of course उतना healthy आपका atmosphere होगा. अच्छा, अब any other question? सर, ओजोन होल में सबसे ज्यादा क्या अफेक्ट करता है जो ओजोन होल को डिप्लीट कर रहा है? देखिए, ये जो अभी हमने डिप्लेशन के मैकेनिज्म्स पढ़े हैं, all of them, they are basically the reasons, but the main reason might be chlorofluorocarbons. Because why? Because chlorofluorocarbons, they are very persistent in our atmosphere. I mean, once they get into the atmosphere, it's very difficult to remove them. ठीक है, we'll discuss later on. ठीक है, अगले जो हमें पता चल जाएगा ये सारी बातें, we'll get have a very clear idea के what exactly happens. ठीक है, persistent क्यों है? Because they are not being decomposed or removed from the atmosphere once they enter the atmosphere. ठीक है, so the only way they are being decomposed is through UV light जो हमने अभी reaction पढ़ा. सही है, तो ये सारी basically जो history है वो इसकी ये है. अच्छा, अब coming to the lapse rate and thermal inversion. Lapse rate आपको पता क्या होता है? Of course, change of temperature with the height. उसके बाद one fact is also known, is very well known, as the height increases, pressure also decreases. Pressure कम होता है with height. ठीक है, now have you heard of these processes, diabatic and adiabatic processes, in your college studies? Yes sir, in physics. Yes sir. In physics, तो physics ठीक है, वो तो फिर आपको ठीक है, तो फिर in general diabatic processes वो हैं इनमें heat transfer होती है, heat exchange होती है, direct heat exchange होती है, ठीक है, और adiabatic processes वो हैं जिनमें कोई heat transfer नहीं होती. So similarly, we're going to apply all these, I mean, concepts in understanding what exactly happens in our ideal atmosphere, ठीक है, ambient air. अब यहाँ पे देखें, you can consider this one as a low pressure system. So there are molecules, ठीक है, उनका pressure low है, of course they move random around with very low kinetic energy. Low pressure means low kinetic energy because low pressure, low kinetic energy and low temperature. Low pressure means low kinetic energy means low temperature. ठीक है, all these molecules, they are at low temperature. That's why they are highlighted as blue. Similarly, under high pressure, they have high kinetic energy because they're gonna oscillate or they're gonna vibrate or they're gonna move very, very fast. So because of their high kinetic energy, the temperature of these molecules will be high as compared to the blue molecules, and that's why they are being
they are being shown in red color. ठीक है, so we're gonna apply the same adiabatic, diabatic and low and high pressure systems in our ambient air. How? This is what I'm going to explain now. For example, this is our Earth surface, okay, and then there is a packet of air, essentially called air parcel. We see, हमें पता है कि तकरीबन ground surface के weather temperature is approximately around 30 degrees centigrade, right? So now consider that this air parcel goes upward, okay, and it has covered a distance of around 100 kilometers in height. So its temperature goes down, but why the temperature goes down? Because of the expansion. ठीक है, expansion की वजह से temperature इसका कम हो जाएगा. Why? Because of adiabatic process. Although there is no heat exchange, but the temperature is decreasing because of the expansion. And why expansion occurs at higher altitudes? Higher altitude पे क्या होता है? Pressure कम हो जाता है. Pressure जब कम हो जाता है तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा. Yes. वॉल्यूम बढ़ेगा तो Yes, sir. ठीक है. और जॉल थॉमसन इफेक्ट क्या कहता है? एक्सपेंशन प्रोड्यूसेस कूलिंग. तो समझ आइए इस बात की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है बाकी डिस्कशन के लिए, इस पॉइंट को समझना. सर रिपीट कर दीजिए. समझ नहीं आई. देखो यार, ग्राउंड पे क्या टेम्परेचर होता है? तकरीबन 25, 30, 35 या 40 डिग्री. ठीक हो गया. अब हम अज्यूम कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं कि एक एयर का पार्टिकल नहीं, एक एयर का पैकेट है जो ऊपर जा रहा है. फॉर वट एवर रीजन, डोंट थिंक अबाउट द रीजन कि क्यों ऊपर जा रहा है. फॉर वट एवर रीजन, फॉर एग्जाम्पल इसकी डेंसिटी कम है, तो इट विल गो अप. ठीक है, ठीक है. तो जब ये ऊपर जाएगा तो इट विल एक्सपैंड. क्यों? बिकॉज द प्रेशर इज लो, राइट? Yes, sir. So expansion produces cooling. This is what we talk about adiabatic process, right? यहाँ पे भी देखो ना, expansion produces cooling. क्यों? Because of low kinetic energy, low pressure, low kinetic energy, low temperature. Similar is the phenomena that you have to apply here. यानी height यूं बढ़ेगी, pressure कम होगा, expansion होगी, expansion में kinetic energy molecules की कम हो जाएगी और temperature कब हो जाएगा? सिंपल कम हो जाएगा. ठीक है. और यही फिनोमेना है 2000. ठीक है, तो 10 डिग्री का और फर्क पड़ जाएगा. ठीक है, व्हेन यू ट्रेवल 1000 मीटर्स हाई फर्दर. ठीक है. और अगर आप कंप्रेशन की बात करते हैं तो कंप्रेशन में भी यही होगा कि आप अज्यूम करते हैं कि जी एयर पार्सल को, एयर पैकेट को जो आप कंप्रेस कर रहे हैं, कंप्रेस करेंगे. यहाँ पे भी कंप्रेस किया, क्या हुआ? हाई प्रेशर दिया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, टेम्परेचर बढ़ गया. यहाँ पे भी यही हो रहा है. पहले प्रेशर, वॉल्यूम ज्यादा था, प्रेशर बढ़ा, वॉल्यूम कम हो गया, टेम्परेचर भी बढ़ गया. ठीक है. फिर प्रेशर बढ़ा, वॉल्यूम कम हो गया, टेम्परेचर फिर बढ़ गया. ठीक है. तो ये ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंटररिलेटेड. ठीक है. दिस इज जस्ट टू शो हाउ इन आइडियल एनवायरनमेंट थिंग्स कैन हैपन इन आवर एटमॉस्फेयर. ठीक है, आगे समझ? हाँ. यस सर. ठीक है, अब आगे चलते हैं. अब हम जरा विल टॉक अबाउट एट वे मोर लार्जर स्केल. क्या होता है? ठीक है, एट अराउंड 3000 मीटर्स एट 2 डिग्री सेंटीग्रेड सिमिलर थिंग्स हैपन. ठीक है, 10 डिग्री का फर्क पड़ता रहता है और वॉल्यूम आपका बढ़ता रहता है. लेकिन 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है? कंडेंसेशन अचीव हो जाती है. ठीक है, कंडेंसेशन का क्या मतलब है कि जाहिर है जूं आप ऊपर जा रहे हैं प्रेशर कम हो रहा है. ठीक है, प्रेशर कम होगा तो जो लिक्विड वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा या गैस में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, Yes. ठीक है. और साथ टेम्परेचर लो हो रहा है तो वो बेसिकली कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगी वहां पे. यानी टेम्परेचर लो होने की वजह से एक सर्टेन एल्टीट्यूड पे कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगी ना. आपने देखा होगा कि नॉर्मली फॉर एग्जांपल अगर आपने गाड़ी के ऊपर रात को कपड़ा डाला हुआ है, तो अगर आपने कवर की हुई है कार और आप सर्दियों में, आजकल के मौसम में सुबह सुबह उठें और गाड़ी का कपड़ा जो है वो गीला होगा.
गीला क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द कंडेंसेशन। ठीक है, टेम्परेचर इतना गिर जाता है कि इवेंचुअली जो वाटर वेपर्स जो गैस फेज में थे वो कंडेंस होकर पार्टिकल्स के यानी कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, तो सेम सेम फिनोमेना हैपेंस। ठीक है, अब यहाँ पे तो आपका लैप्स रेट था 10 डिग्रीज, बट हर 1000 मीटर्स के बाद 10 डिग्री का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, बट अप टिल ओनली 2 डिग्री सेंटीग्रेड एट 3000 मीटर्स। ठीक है, इससे ऊपर एक्सपेंशन भी होगी बिकॉज ऑफ कोर्स हाइट इंक्रीज हो रही है, प्रेशर कम हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। ठीक है, और एक्सपेंशन भी हो रही है, बट क्लाउड फॉर्मेशन प्रोसेस एक्चुअली विल टेक प्लेस। ठीक है, क्यों? बिकॉज ऑफ द कंडेंसेशन इफेक्ट। ठीक है, और उस कंडेंसेशन की वजह से ये 5 डिग्री रह जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द कंडेंसेशन। जो हीट यहाँ पे 10 डिग्री की थी, क्योंकि यहाँ पे कोई फेस चेंज नहीं हो रहा था, 2 डिग्री के बाद फेस चेंज हुआ, कंडेंसेशन हुई, कंडेंसेशन ने 5 डिग्री ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो मतलब 3000 मीटर से ऊपर जो फिनोमेना हो रहा है, दैट इज एसेंशियली बिकॉज ऑफ द टू थिंग्स। वन इज बिकॉज ऑफ द कंडेंसेशन, ठीक है, एंड अदर वन इज बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन। ठीक है, और यही वजह है कि लैप्स रेट वेट और लैप्स रेट जो वेट एडियाबैटिक कंडीशंस में, इसको हम वेट कहेंगे ना, बिकॉज यहाँ पे लिक्विड होता है, यानी कि वो वाटर जो है इट इज बीइंग ट्रैप्ड इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स। ठीक है, वो कम होता है एज कंपेयर टू ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट। ठीक है, हमारी बुक में जो एडियाबैटिक लैप्स रेट है दैट इज इन अंडर वेट कंडीशंस that is being reported 6 to 7, so we'll follow this one. This is just for the demonstration purposes. मेरी कोशिश ये होती है कि मैं पिक्चर्स या ग्राफ्स या डायग्राम्स के साथ ज्यादा समझाऊं ताकि आप लोगों को थोड़ी आसानी है, बिकॉज अदरवाइज इट्स गोना बी वेरी वेरी बोरिंग इफ आई राइट वर्ड्स ओवर हियर एंड जस्ट स्किम थ्रू द वर्ड्स। ठीक है, तो ये चीज, ये फिनोमेना समझ लगी आप लोगों को? Yes. मुश्किल हो गया लगता है थोड़ा सा, है ना? हजम नहीं हो रहा। No, सर sir. जब हम 2 डिग्री से ऊपर मूव करेंगे वहां पे कंडेंसेशन नहीं होगी? कंडेंसेशन होगी ऑफ कोर्स। सर एक सवाल है। अच्छा बेटा, बारी बारी, पहले आप जो क्वेश्चन कर रहे थे कंडेंसेशन वाला, ऑफ कोर्स कंडेंसेशन होगी। पानी बेसिकली इज इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स यार, इसमें फॉग के अंदर ड्रॉपलेट्स होते हैं, समझ गए हो ना? ओके, तो ये तभी तो कंडेंसेशन हुई है। या आई एम नॉट श्योर इफ यू गाइस हैव हर्ड ऑफ अ टेक्नोलॉजिकल टर्म विद सॉरी साइंटिफिक टर्म ड्यू पॉइंट। और कॉलेज में पढ़ा ड्यू पॉइंट आप लोगों ने? नो। हाँ, तो अभी ड्यू पॉइंट की डेफिनेशन रहने देते हैं, वो विल डिस्कस लेटर ऑन, बट ये है कि यहाँ पे कंडेंसेशन अचीव होती है। ठीक है, और जो गैस फेज में पार्टिकल्स हैं, गैस फेज में जो वाटर वेपर्स हैं, दे कन्वर्ट इनटू द पार्टिकल फेज व्हिच वी कॉल क्लाउड्स। ठीक है सर, मेरा क्वेश्चन है कि 2 डिग्री तक कंडेंसेशन होगी, उसके बाद जब जैसे हम अपर मूव करेंगे वहां पे कंडेंसेशन नहीं होगी, वहां पे वाटर वेपर्स की फॉर्म में वो लिक्विड जमा हो जाएगा। एक्चुअली यार, साथ ना आप प्रेशर को के साथ साथ टेम्परेचर को भी कंसिडर करो, दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, हाँ देख रहे हो ना, ये दिस इज वेरी क्रिटिकल। Condensation is of course because of the pressure and as well as temperature, but at the same point pressure कम हो रहा है, but the temperature is also dropping. ठीक है ना? यस, ओके। So you get the point, right? Good question by the way. अच्छा, अब अभी किसी खातून का क्वेश्चन था, वो क्या है प्लीज? सर वो हो गया। अच्छा हो गया वो, चलें ठीक है। अच्छा, आई एज्यूम के बाकी क्लास चलो आपके जो क्लास कर रहे थे उनको भी समझ आ रही होगी। दिस इज व्हाट आई एज्यूम बिकॉज ऑफ कोर्स आई हैव टू गो टू कंसीडर टाइम आल्सो। ठीक है, तो लेट्स गो मूव फॉरवर्ड। अच्छा जी, एवोल्यूशन का पॉइंट ऑफ व्यू से देयर आर टू सिचुएशंस व्हिच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वन ऑफ देम इज सुपर एडियाबैटिक लैप्स रेट एंड अनदर वन इज टेंपरेचर इन्वर्जन। वी आर गोना डिस्कस देम वन बाय वन। सुपर एडियाबैटिक लैप्स रेट क्या होता है जनाब? आपने अभी पढ़ा कि एडियाबैटिक टेम्परेचर में क्या होता है कि हाइट इंक्रीज करने के साथ साथ, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, एडियाबैटिक कंडीशंस में क्या होता है, ये देखें एक्स चेंज।
ठीक है, और वाई एक्सिस पे हाइट है, तो हाइट बढ़ रही है और टेम्परेचर कम हो रहा है। ठीक है, ये कौन सा लैप्स रेट है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? राइट पॉजिटिव। पॉजिटिव। सब पॉजिटिव। पॉजिटिव है। एग्जैक्टली पॉजिटिव लैप्स रेट है। ठीक है, तो एडियाबैटिक कंडीशंस के अंदर पॉजिटिव लैप्स रेट होता है, बट दीज आर सपोज टू बी वेरी आइडियलिस्टिक कंडीशंस। प्रैक्टिकल कंडीशंस के अंदर या तो सब एडियाबैटिक रेट होता है या सुपर, क्योंकि वजह क्या थी, कन्वेक्शन करंट्स की वजह से, क्योंकि कोल्ड ठंडी हवा भी आ रही है, गर्म हवा भी जा रही है, मिक्सिंग भी हो रही है, तो देर इज अ हीट ट्रांसफर, राइट? But over here, that the point of explaining the adiabatic thing is just to give you an idea that under ideal condition how adiabatic processes actually occurs. ठीक है, okay? But for the practical, in most, not most, in all, for all practical reasons, ठीक है, sub adiabatic conditions and super adiabatic conditions, they are very very important. Okay? तो लैप्स रेट क्या होता है सुपर एडियाबैटिक कंडीशंस में? टेम्परेचर ज्यादा बढ़ रहा है ना, ज्यादा कम हो रहा है एज कम्पेयर टू एडियाबैटिक कंडीशंस। यदि देखें ना, स्लोप उसकी जो सी है वो ज्यादा स्टीप हो गई है। ठीक है, और टेम्परेचर एक सर्टन हाइट के ऊपर टेम्परेचर इज मोर लेस इन केस ऑफ सुपर एडियाबैटिक कंडीशंस एज कम्पेयर टू एडियाबैटिक कंडीशंस, राइट? तो इसका मतलब यह है कि वर्टिकल मिक्सिंग या जो कन्वेक्शन करंट्स हैं दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, वर्टिकल मिक्सिंग हो रही है, एटमॉस्फेयर अनस्टेबल है, और लेकिन इस चीज का फायदा ये होता है कि पोल्यूटेंट्स आर डिस्पर्स्ड बिकॉज ऑफ द कन्वेक्शन करंट्स। एयर की मूवमेंट हो रही है, रिसर्कुलेशन हो रही है। ठीक है, तेजी से हवा गर्म हो रही है, फिर गर्म हवा ऊपर जाती है, और वही वाला जो कन्वेक्शन करंट्स का कंसेप्ट दैट वी डिस्कस्ड इन आवर लास्ट क्लास, वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सब एडियाबैटिक कंडीशंस में इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है कि लैप्स रेट इज बेसिकली लेस देन द एडियाबैटिक लैप्स रेट, यानी कि आप देखें ना, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम चेंज हो रहा है एज कम्पेयर टू एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में फिर ज्यादा हो रहा है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर चेंज इसमें आ रही है सुपर एडियाबैटिक के अंदर। ठीक है, वर्टिकल मिक्सिंग इज सप्रेस्ड, सिमिलरली द एटमॉस्फेयर इज स्टेबल, और पोल्यूटेंट्स आर बेसिकली लेस डिस्पर्स्ड। ठीक है, ये सब एडियाबैटिक कंडीशन जो होती है ना, this is one of the cause of the local air pollution. ठीक है, अभी हम जब इन्वर्जन लेयर पे आएंगे then you get to know what inversion layer actually does and how it is related to the Lahore atmosphere. ठीक है, तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन सुपर एडियाबैटिक और सब एडियाबैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से? सर ये टेम्परेचर की समझ नहीं, टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज किस वजह से हो रहा है? ये बेसिकली देखें एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से हो रहा है। देखें, ये फिनोमिना है जिनको हमने कैटेगराइज किया हुआ है या हमने इनको करेक्टराइज कर दिया है। मसलन कि अगर लैप्स रेट 10 से ज्यादा हो रहा है, अगर लैप्स रेट जो था 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर, मिनट में लिखा हुआ सॉरी, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर्स है, ठीक है, तो दैट इज एडियाबैटिक विच इज आइडियल। ठीक है, और अगर 10 से बड़ा है, जहां पे मैंने लिखा हुआ है इज ग्रेटर देन 10, देन इट इज सुपर एडियाबैटिक। ठीक है, और अगर 10 से कम है देन इट इज सब एडियाबैटिक। अंडरस्टैंड? ओके सर। ठीक है, आप देखें ना, आप इस कॉन्सेप्ट को ज़हन में लाएं कि जब नीचे गर्म हवा ज्यादा होगी तो वो तेजी से ऊपर जाएगी। ठीक हो गया? तो वर्टिकल मिक्सिंग और कन्वेक्शन करंट्स ज्यादा स्ट्रांग होंगे। ठीक है, तो ज्यादा स्ट्रांग होने का मतलब यह है कि पोल्यूटेंट्स जो हैं वो वहां पे परसिस्ट नहीं करेंगे, वो फैल जाएंगे या डिस्पर्स हो जाएंगे। ठीक हो गया? इस कंडीशन को सुपर एडियाबैटिक कहते हैं, जिसके अंदर वो एडियाबैटिक जो आइडियल कंडीशन है उससे जो लैप्स रेट है वो बढ़ जाए। तो एडियाबैटिक कंडीशन में लैप्स रेट क्या है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर्स। तो सुपर एडियाबैटिक में इट इज एसेंशियली ग्रेटर देन 10, मतलब 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द कन्वेक्शन करंट्स। ठीक हो गया? यस।
सर आपकी आवाज सर लेफ्ट हो गए हैं। जी सर लीव कर दिए हैं। सर का नेट नहीं आ रहा होगा ना। शायद क्लास खत्म हो गई है यार। सर लेफ्ट कर मे भी सर ज्वाइन कर लें दोबारा। ऐसी बात नहीं कर सकते। यार वैसे समझ किस किस को आ रही है? फिफ्टी फिफ्टी। यार तकरीबन हिफाज होने वाला। यार डायग्राम्स की तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। एडियाबैटिक वाली नहीं आई है, बाकी तो आ गई है। ये जो अभी सर ने पढ़ाया है यार हमजला है तो सही, किस लिए समझाया हाँ। ना अलग से क्लास लेके। एक रात भाई को भी जितनी क्लास इसकी आप लिया लोगों थे, ने कितना बेइज्जती अच्छा कर क्विज दी है हुआ ना, है। आप वो नहीं क्लास देगा। हंजरा क्लास में है भी कि नहीं? आज बहुत खामोश हूँ। इसकी इसकी एब्सेंट लगा देना फिर आएगा। हंजला यार है क्लास क्लास में में वो। तो तेरा बोल नहीं रहा। यार रिकॉर्डिंग हो रही है क्लास की। सर ही लेफ्ट करेंगे, रिकॉर्डिंग कौन कर रहा है फिर? लैपटॉप। पता नहीं स्क्रीन यार पे मे भी लिखा हुआ है। शायद सर न्यू लिंक भेजते हैं। यार हंजला क्यों नाराज हुआ? उसको तो राजी कर। यार आप लोगों ने उसको इतना तंग किया है। वो कह रहा मुझे सीआर नहीं बनाया। यार ऐसा ऐसा कर ना कि उसको आगे रख ले यार अपने। हाँ उसको फ्रंट से लीड किया तो पीछे से उसको हाँ सपोर्ट। यार तो ऐसे करते ज्यादा अच्छा रहेगा। उसको पीछे से सपोर्ट। यार ये रिकॉर्डिंग सेव भी हो रही है कि नहीं? सेव हो रही है तो मेरे यार, यार। सेफ हो जाती है। अच्छा मैं मेरी बात सुनो। सर आ गए। अच्छा मैं बोल ही जा रहा फिर मैंने 2-3 क्वेश्चंस किए तो मुझे अंदाजा हुआ कि मेरा इंटरनेट नहीं आ रहा। तो अच्छा कहाँ तक पहुंचे थे, कहाँ तक मैंने आपको बताया? मुझे सुपर एडियाबैटिक लेफ्ट रेट हो गया था कंप्लीट। अच्छा सुपर एडियाबैटिक और यार देखो कहाँ पे पहुंच गया। ये चीज हमने पढ़ ली थी ना ये वाली सारी। यस हो गई थी कंप्लीट। मैं पीछे आ गया। ये भी पढ़ लिया था। ये डिस्कस कर लिया था ना पूरा ग्राफ। सुपर और सब दोनों सब भी कर लिया था, सब एडियाबैटिक लेफ्ट राइट। यस सर। अच्छा तो मैं बेसिकली आपको ये बता रहा था कि आप यू गाइस हैव टू रीड द बुक अलोंग विद द लेक्चर स्लाइड सो आपकी अंडरस्टैंडिंग। ये बात मैंने आप लोगों ने समझ मतलब ये भी यू गेट व्हाट आई सेड रिगार्डिंग बुक रीडिंग और इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स मोर इन एडिशन टू व्हाटएवर आई एम टीचिंग यू इन द क्लास। पॉइंट ये है कि आप लोगों को इन लेक्चर्स के साथ साथ बुक को भी कंसल्ट करना और उसको लाजमी रीड करना, ठीक है? इट विल हेल्प टू टू एनहांस योर अंडरस्टैंडिंग। आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, ठीक है? एंड देन यू गेट टू नो थिंग्स वेरी वेल, ठीक है? सिर्फ लेक्चर्स में मोस्टली स्टूडेंट्स दे गेट अप टू 60 to 70 कॉन्सेप्ट्स, लेकिन यह है कि अगर आपने अपने आप को 90-100% लेके जाना है तो यू माइट हैव टू रीड द बुक्स एंड यू हैव टू क्वेश्चन योरसेल्फ। और ऑफ कोर्स मैं व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल होता हूँ, तो यू कैन क्वेश्चन ऑफ कोर्स एनी टाइम, नॉट 24/7 बट ऑफ कोर्स 16/7 तो मैं अवेलेबल ही होता हूँ। बट नेगेटिव लैप्स रेट, व्हाट इज नेगेटिव लैप्स रेट? इंक्रीजिंग टेम्परेचर विद हाइट। इंक्रीज इन टेम्परेचर विद हाइट, ठीक है? और इसी को ही हम टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं, ठीक हो गया? बिकॉज ट्रोपोस्फेयर में नॉर्मली पॉजिटिव लैप्स रेट होता है, ठीक है? लेकिन जब लैप्स रेट जो उनसे वो नेगेटिव हो जाए
this is what we call inversion, ठीक है, because temperature profile invert हो जाती है, ठीक है, and essentially we call it as temperature inversion, ठीक है। टाइप्स इसकी दो किस्म। जी जी आपसे एक क्वेश्चन था प्रीवियस लेक्चर का, ट्रोपोस्फेयर में लेफ्ट रेट कौन सी होती है, पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है? ट्रोपोस्फेयर में लेफ्ट रेट पॉजिटिव लेफ्ट रेट होता है ट्रोपोस्फेयर, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था लेफ्ट रेट चेंजिंग टू पॉजिटिव टू नेगेटिव, जो आपने लेक्चर सेंड किया था ना पीडीएफ फॉर्म में। Yeah, there is a, देखो आई एम ह्यूमन, ओके, आई कैन मेक मिस्टेक्स, ठीक है, राइट। अगर मैंने क्या लिखा हुआ लेक्चर्स के अंदर के नहीं, मैं समझ गया। देखो ट्रोपोपॉज पे शिफ्ट हो जाता है, ट्रोपोपॉज पे जो पॉजिटिव लैप्स रेट है, ठीक है, वो नेगेटिव लैप्स रेट पे कन्वर्ट हो जाता है। आई थिंक आई टॉक्ड अबाउट दिस मे बी, लेकिन ट्रोपोस्फेयर के अंदर देयर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव लैप्स रेट, ठीक है। तो नेगेटिव लैप्स रेट को, ठीक है, पॉइंट क्लियर। सर आप अपनी स्क्रीन शेयर भी कर रहे हैं हम लोगों से? यार स्क्रीन शेयर नहीं हो रही क्या? सर आपकी स्क्रीन ही नहीं आ रही। नो सर। डिस्कनेक्ट हुआ था तो उसके बाद है ना, अच्छा अब हो रही होगी। हो गई है सर। यस सर। ठीक है, तो बेसिकली नेगेटिव, ये देखें, ये है इन्वर्जन, सो दिस इज बेसिकली अ नेगेटिव लैप्स रेट, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीजेस विद द हाइट, ठीक है। इसकी दो टाइप्स हैं, एक है रेडिएशन इन्वर्जन और दूसरी को सब्सिडेंस इन्वर्जन कहते हैं, सब्सिडेंस इन्वर्जन, ठीक है। तो अब हम वन बाय वन चेक करेंगे कि इन दोनों में क्या फर्क है, इन दोनों की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज हैं। सब्सिडेंस इन्वर्जन में ये एक ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है, इसको आप थोड़ा सा समझना है। देखिए नॉर्मली ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, पॉजिटिव लैप्स रेट, ठीक है, बट देन देयर इज अ थर्मल इन्वर्जन जिसको हम सब्सिडेंस इन्वर्जन कहते हैं, ठीक है। तो लैप्स रेट जो है वो यानी टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू हो जाता है हाइट के साथ, ठीक है, और इसी चीज को हम जो है वो इन्वर्जन लेयर का नाम देते हैं, ठीक है, विच इज ऑफ बेसिकली ऑफ मतलब उसके अंदर बेसिकली इट इज अ हाई टेम्परेचर लेयर। आइडियल कंडीशंस में क्या होता है कि ये लाइन बिल्कुल सीधी जा रही होती है इस तरह, ठीक है, और यानी कि टेम्परेचर इज बेसिकली डिक्रीजिंग विद द हाइट, बट इन सब्सिडेंस इन्वर्जन टेम्परेचर इनिशियली is decreasing with the height, but then it increases. This is what is called inversion layer, ठीक है, या thermal inversion, and then again the temperature decreases with the height. So इस phenomena को हम subsidence inversion कहते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें होता है कि एक लेयर आपकी बेसिकली डेवलप हो जाती है बिटवीन थर्मल इन्वर्जन की एक लेयर डेवलप हो जाती है जिसके अंदर टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है, मतलब जो बेसिकली हाई टेम्परेचर लेयर होती है एज कम्पेयर टू बोथ अबव एंड बिलो, ठीक है। तो जाहिर है जहाँ पे इंडस्ट्री यानी सिटीज के अंदर नॉर्मली ये हायर एल्टीट्यूड्स पे होती है, वेल अबव द एमिशन सोर्सेज, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि एसेंशियली नॉर्मली ये जो उन रीजन्स में होती है जहाँ पे हाई प्रेशर रीजन्स हों, एयर स्टेगनेंट हो, ठीक है। हाई प्रेशर रीजन्स को हम एंटी साइक्लोन रीजन्स भी कहते हैं, ठीक है। एयर स्टेगनेंट है, कोई सर्कुलेशन नहीं हो रही, चीजें बिल्कुल बिल्कुल क्या उसे कहते हैं, रुकी हुई हैं, देयर इज नो एयर। आपने देखा होगा कि मोस्टली इन विंटर्स, खासतौर पर इन लाहौर, एट टाइम्स देयर इज नो विंड एट ऑल, थिंग्स आर वेरी वेरी स्टेगनेंट, ठीक है, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ स्मोक एंड फॉग, ठीक है। तो दैट माइट बी बिकॉज ऑफ द सब्सिडेंस इन्वर्जन, ठीक है। और यही वजह है कि जो गाड़ियां चल रही हैं या जो इंडस्ट्रीज हैं दैट आर ऑपरेटिंग अंडर दीज कंडीशंस, ठीक है, तो पोल्यूशन जो सी है it gets trapped under this inversion layer, पूरे एरिया में पोल्यूशन ज्यादा से ज्यादा होती जाती है, ठीक है। तो इन्वर्जन लेयर बेसिकली acts as a lid, ठीक है, and cold air is trapped inside, and pollution जो सी है it cannot be dispersed under this subsidence inversion or the presence of the inversion layer,
ठीक है, तो the only possibility is how it can be broken is only because of the strong currents from upside, or if for some cases the earth temperature gets higher due to certain kind of burning activity, then there is a possibility कि ये जो inversion layer है ये distort हो जाए, ठीक है, and this subsidence inversion can occur over several days. आपने देखा होगा लाहौर के अंदर there is inverters, a certain patch comes जिसके अंदर there is no sun for 3-4 days, and there is smoke all over, whether it's night time or daytime, and people used to have different allergies, specifically in that season, in that smoky season. होता क्या है कि कुछ लोगों को आईज इरिटेशन होती है, कुछ लोगों को स्किन इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, कुछ लोगों को कफिंग और नज़ला जुकाम ये चीजें आम हो जाती हैं. Why? Because of the composition of the pollution that is trapped under this inversion layer. ठीक है, अब हम अच्छा ये चीज हो गई क्लियर. इसमें कोई क्वेश्चन? डू यू हैव एनी क्वेश्चंस इन subsidence inversion? सही. एंटी साइक्लोन रीजन क्या है? एंटी साइक्लोन रीजन इज बेसिकली दूसरा नाम है हाई प्रेशर रीजन्स का, ठीक है. देखें हाई प्रेशर रीजन्स में होता क्या है, अब आप इमेजिन करें ना कि सरफेस है उसके ऊपर हाई प्रेशर एक्सर्ट हो जाए. जब हाई प्रेशर एक्सर्ट होगा तो जाहिर है चीजें वहां पे यानी जो फ्लो पैटर्न्स हैं वो फ्लो पैटर्न्स उस तरह से नहीं होंगे that used to be under normal conditions, ठीक है. they will be pretty much restricted, things will get stagnant, ठीक है. और कोई एयर करंट्स खास जो एयर करंट्स जो नॉर्मली जनरल कंडीशन में डेवलप होते हैं बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर ग्रेडियंट एंड प्रेशर ग्रेडियंट वो नहीं होंगे बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल प्रेशर. तो ये वो रीजन है जो which is characterized as a high pressure or anticyclone regions. ठीक है, ओके सर. अच्छा जी, अब रेडिएशन इन्वर्जन की बात करते हैं. तो दिस इज अ डिफरेंट फिनोमेना ऑफ द इन्वर्जन. क्या होता है इसमें? नॉर्मली क्या होता है दिन के टाइम में? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल radiation inversion occurs during the night times or early daytime, ठीक है, but during the sunny days it doesn't really happen. Normally क्या होता है troposphere के अंदर sunlight की presence में there is a negative lapse rate, temperature decreases of course with the height. This is what is happening under normal conditions. लेकिन रात के टाइम क्या होता है? क्या होता है कि अर्थ सरफेस कूल्स डाउन, ठीक है. नाइट टाइम्स में अर्थ सरफेस कूल्स डाउन. व्हाई? बिकॉज ऑफ emitting ये infrared radiations जो लोग long wavelengths हैं वो emit कर रही होती है, तो ज़ाहिर है वो उसकी surface cools down a lot, ठीक है. कूल होने की वजह से जो gradient है, जो temperature gradient है वो इस तरह होता है. फिर ये देखें ना टेम्परेचर, ये inversion start होगी यहाँ पे, ठीक है. यानी कि with the increase in the height the temperature starts increasing, ठीक है. ये और फिर ऊपर दोबारा नॉर्मलाइज होगी चीज, ठीक है. ऊपर दोबारा नेगेटिव लैप्स रेट स्टार्ट हो गया, यानी टेम्परेचर डिक्रीजेस विद द हाइट, ठीक है. तो इस रीजन के अंदर थिंग्स गेट्स ट्रैप्ड. यही वजह है कि लाहौर के अंदर आपने देखा होगा कि शाम को मोटरवेज बंद हो जाती हैं. व्हाई? बिकॉज ऑफ द फॉग या स्मोक. व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस रेडिएशन इन्वर्जन, ठीक है. और दिन के टाइम जो सूरज निकलता है एवरीथिंग गेट्स क्लियर, ठीक है, और वो नॉर्मलाइज हो जाती हैं चीजें. नेगेटिव लैप्स स्टार्ट हो जाता है स्टार्टिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू द फार एंड ऑफ द ट्रोपोस्फीयर, ठीक है, ठीक है. और फिनोमेना वही होता है, यानी कि जब ऑफ कोर्स इन्वर्जन होती है तो मिक्सिंग कम हो जाती है, टर्बुलेंस कम हो जाती है, कन्वेक्शन करंट्स पावरफुल नहीं रहते. तो अब चूंकि हमने अच्छा कोई क्वेश्चन है यहाँ तक का रेडिएशन इन्वर्जन के मुतालिक? अगर नहीं है तो आप मुझे ये बताएं कि व्हाट इज बेसिकली द मेन डिफरेंस बिटवीन द रेडिएशन एंड सबसिडेंस इन्वर्जन. दोनों में क्या बुनियादी फर्क है? लैप्स रेट्स का चेंज. लैप्स रेट का चेंज, लेकिन उसके अलावा भी एक बड़ा क्लियर फर्क है बहुत. मतलब अगर आपने सही इन्वर्जन डेली उसमें लाइक सनी डेज में होती है और ये नाइट में होती है. बिल्कुल नहीं, रेडिएशन इन्वर्जन कब होती है? हैपेंस है सनी डेज में, लाइक
बेसिकली सनी डेज में कोई इन्वर्जन नहीं होती, ठीक है। सनी अगर दिन क्लियर है, बट इट कैन हैपन इन द लेट इवनिंग और अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, जब सूरज नहीं निकला होता, ठीक है, रात के टाइम पे खास तौर पे, ठीक है। और रेडिएशन और इन्वर्जन रात को। और जो जो दूसरी सब्सिडेंस इन्वर्जन है वो, उसमें क्या फर्क है? नहीं, सब्स्टिट्यूशन इन्वर्जन जैसे अभी बताया मॉर्निंग में होती है, और रेडिएशन इन्वर्जन नाइट में होती है। सब्सिडेंस इन्वर्जन जो सी है वो इट कैन हैपन ऑल द टाइम, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डे टाइम और द नाइट टाइम। यही मैंने चीज एक्सप्लेन की है कि उस देखे ना, उसके अंदर जो ग्रेडियंट है ना वो डिफरेंट है, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डे एंड नाइट टाइम। जब आपके पास इतनी बड़ी इन्वर्जन लेयर लाहौर शहर के ऊपर आ जाएगी, ठीक है, तो बेशक जो दिन हो या रात हो, डजंट रियली मैटर, इन्वर्जन लेयर रहेगी। ठीक हो गया ना? ओके सर। और यही वजह है कि ये बहुत ज्यादा दिनों तक ये फैली रहती है इन्वर्जन लेयर। यही वजह है कि लाहौर के अंदर भी बाद आई रिमेम्बर इन लास्ट ईयर इन 2019 एक डेढ़ हफ्ता पूरा जो सा वो स्मोक ही स्मोक थी, रिड्यूस्ड विजिबिलिटी थी, लॉट ऑफ एक्सीडेंट हैपेंड इन दोज डेज, ठीक है। तो इट वाज एसेंशियली बिकॉज ऑफ दिस सब्सिडेंस इन्वर्जन, जिसके अंदर बकायदा इन्वर्जन लेयर बेसिकली ट्रैप्स द होल सिटी, ठीक है ना। और रेडिएशन तो अच्छा, अब क्वेश्चन अगला ये है हो कि पाकिस्तान के अंदर क्या होता है, यानी मेजर पार्ट्स ऑफ पंजाब, और फॉर एग्जांपल इफ यू इवन थिंक ऑफ लाहौर, तो आपको क्या लगता है कौन सी इन्वर्जन होती होगी यहाँ पे? सब्सिडेंस इन्वर्जन। नहीं, दोनों होती है ना। आजकल क्या होता है, आजकल दिन क्लियर होता है, धूप निकली होती है, रात के टाइम दोबारा फोग आ जाती है, स्मोक हो जाती है। सर तो सब्सिडेंस में भी तो स्मोकी का बताया आपने, तो सब्सिडेंस में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि इट परसिस्ट ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इट कैन अकर फॉर सेवरल डेज, ठीक है। और ये इन्वर्जन लेयर पूरी की पूरी देखें, इसके अंदर कोई ये ग्रेडियंट जो बन रहा है यहाँ पे, टेम्परेचर ग्रेडियंट, ये उस तरह का तो नहीं है जिस तरह का यहाँ पे बन रहा है, ये डिफरेंट है ना। यस, ये डिफरेंट है, और यही वजह, और डिफरेंस की मेन वजह क्या है, दिस इज बिकॉज ऑफ द इन्वर्जन लेयर, वो पूरे का पूरे सिटी को कवर कर लेती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द डे एंड नाइट टाइम्स, ठीक है। और ये सारे के सारा यानी कि बहुत लंबे पीरियड तक भी ये जो हमसे वो रह सकती है। एक वैसे मैं आपको फॉर द जनरल इंफॉर्मेशन बताऊं, 1952 में एक लंदन स्मोक आई थी, मेरे ख्याल 5 दिनों के लिए लंदन स्मोक रही थी और कई हजार बंदे मर गए थे। इट वॉज सो सिवियर 1952, ठीक है। उसको कहते हैं द ग्रेट स्मोक ऑफ लंदन, ठीक है। तो वो इतनी डेंजरस क्यों थी कि वो मर गए सारे? उसमें सल्फर SO2 बहुत ज्यादा थी, सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ज्यादा था, ठीक है। और बिकॉज एट दैट टाइम बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ कोर्स, जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन थी इट वाजंट दैट मच, ठीक है। तो हुआ ये एंटी साइक्लोन रीजन क्रिएट हुआ, इन्वर्जन लेयर आ गई, और इन्वर्जन लेयर की वजह से नीचे फैक्ट्रीज चल रही थी, ठीक है। SO2 भी जा रही है, पानी भी है हल्का फुल्का, H2SO4 भी बन रहा है, ठीक है, साथ। तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा पीपल फेल्ट बैड रियल टाइम, ठीक है। तो ये उसकी बुनियादी वजह थी। बाय द वे यू कैन, मैं आपको एक और आर्टिकल सेंड करूंगा विच आई, वो एक ऑनलाइन न्यूज़पेपर है, उसके अंदर वो आर्टिकल मैंने लिखा था स्मोक के मुतालिक, तो आई कैन शेयर इट विद यू, आप उसको भी पढ़ सकते हैं फॉर जनरल इंफॉर्मेशन। ओके सर। ठीक है। तो पाकिस्तान के केस के अंदर, as per my understanding, both of these inversions they are actually happening specifically in Lahore, ठीक है, because I had a chance to travel during the night and daytime, and I see all these things exactly the same what I explained to you guys, ठीक है। अब आ जाते हैं रेडियो न्यूक्लाइड्स के ऊपर। रेडियो न्यूक्लाइड्स क्या चीजें हैं? बेसिकली ऐसी रेडियो न्यूक्लाइड, these are those substances or atomic particles or species जो they undergo radioactive decay and they emit certain alpha and beta particles and gamma rays as well. Types क्या होती हैं? नेचुरल कुछ होते हैं और कुछ टेक्नोलॉजी रिलेटेड होते हैं, या इनको आप एंथ्रोपोजेनिक्स भी कह सकते हैं, एंथ्रोपोजेनिक्स भी कह सकते हैं। तो नेचुरल रेडियो न्यूक्लाइड्स जो हैं उनमें आपके पास नेचुरली occurring यूरेनियम होता है, थोरियम होता है, और उनके डॉटर न्यूक्लाइड्स है। डॉटर न्यूक्लाइड्स का मतलब ये है कि यूरेनियम या थोरियम जब ये डिके करते हैं, तो पोस्ट डिके इज अ चेन प्रोसेस,
डीके के अंदर जो पेरेंट एटम से अगला एटम या पार्टिकल्स बनता है तो दे आर फोटो एज डॉटर न्यूक्लाइड्स, ठीक है। और टेक्नोलॉजिकल न्यूक्लाइड्स जो हैं दे आर द रिजल्ट ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज, मसलन न्यूक्लियर पावर जनरेशन, यूरेनियम माइनिंग सेक्टर, ठीक है। इसके अंदर जो से है these are the sources for the technological emissions of the radionuclides, ठीक है। फिर in medical applications for cancer की treatments वगैरह के लिए बाज़ औक़ात हम जो है वो रेडियो आइसोटॉप्स का यूज करते हैं, they emit certain radiations या उस कैंसर सेल्स जो से होते हैं उनको किल करता है। बाज़ औक़ात जो ट्यूमर है itself, कैंसरस ट्यूमर जो है उसको श्रिंक भी करता है, तो they have their application in medical side as well. Then radiations, हाँ ये जनरल इंफॉर्मेशन, radiations are basically measured using dosimeters, ठीक है। there मैंने एक फोटोग्राफ लगाना भूल गया डोजीमीटर की, but dosimeters are basically used to measure the intensity of the radiations. और जो यूनिट है रेडिएशन इंटेंसिटी का, that is microsievert, this is S is sievert, microsievert। और एक्सपोजर जो होता है that is microsievert per year, ठीक है। अब ये एक चार्ट है, दिस इज बेसिकली इंफॉर्मेशन फॉर द केस ऑफ इंडिया। नेचुरल सोर्सेज हैं, उनमें बेसिकली 3 बुनियादी सोर्सेज हैं। वन ऑफ देम इज एक्सटर्नल रेडिएशन। एक्सटर्नल रेडिएशन का मतलब है कि व्हेन यू गो आउटसाइड एंड योर स्किन इज गेटिंग एक्सपोज्ड टू देम, ठीक है। इंजेक्शन रेडिएशन का मतलब ये है कि द पार्टिकल्स ऑफ दोज स्पीशीज और एटम्स they enter into your stomach, and from the stomach they travel to a different part of the body in the via blood, ठीक है। eventually they enter bone marrows, they enter to the bone joints and they cause severe problems, ठीक है। specifically when you are being exposed to ingestion radiation for a long period of time at high concentration, ठीक है। similarly is the case for the inhalation. There are certain particles which you inhale and then they are trapped in the lungs and they really infect them, basically जो lung की tissues और internal linings हैं उनको damage कर देते हैं। तो contributing nuclides ये देखें, यूरेनियम है, थोरियम है, पोटेशियम 40 है, ठीक है। लेड है, रेडियम है, रेडियम के 2 हैं, ठीक है। इसमें there are different radionuclides that are of natural origin, ठीक है, and they have different kind of radiation exposure, ठीक है। और ये उनका माइक्रोसिवर्ट पर ईयर्स में पर कैपिटा डोज है, ठीक है। अब 2 चीजें, और ये मैन मेड है जिसमें स्टैक एमिशंस हैं, मेडिकल एप्लीकेशंस हैं, एयर ट्रैवलिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हाँ मैं लेक्चर अभी ले रहा हूँ, आप आपका नाम अली, आपने मुझे कोई ईमेल की थी आज? सर मैंने नहीं की, आगे मेरे ख्याल में डायरेक्टर साहब ने फॉरवर्ड किया। अच्छा, आप कैन यू प्लीज गिव मी फॉर लाइक 30-40 मिनट्स, ठीक है, तो देन वी कैन डिस्कस डेफिनेटली, थैंक यू। अच्छा, तो मैन मेड सोर्सेज द एक्सपोजर इज वे लेस एज कंपेयर टू दैट ऑफ नेचुरल सोर्सेज। एज यू कैन सी ये 48 है, 7-4 एंड दीज आर लाइक 10-20 times, not 10-20 times basically, more than 20-30 times higher, ठीक है। For the case of USA, the average inhalation and radiation exposure is 2280, इंडिया में 1600 है, वहाँ पे 2280 है। Why? The question arises why? Because most of those guys in USA or in Europe, they stayed indoors. Indoors का मतलब है radiation exposure from the television, radiation exposure from the phone, ठीक है, radiation exposure from the artificial lights, ठीक है। तो that's why their radiation exposure is far greater as compared to as compared to India. But one thing you have to consider is, for the case of India and Pakistan, our homes are pretty big and there is a lot of ventilation, ठीक है। But for the case of European countries as well as North America, people lived in apartments which are very closed. There is not as such ventilation, so that's why their exposure rate is also higher as compared to those of living in Pakistan and India. Yes, यहाँ तक कोई question? सर ये जो रेडियोएक्टिव डिके इसका एक और बार समझाएगा? कौन सा रेडियोएक्टिव डिके समझना है, किस पार्ट को समझ? ऊपर एक डेफिनेशन में लिखा हुआ है।
अच्छा, पिछली स्लाइड में यस सर, नीचे सर देखें जो ये डेफिनेशन क्या है कि वो बेसिकली रेडियोन्यूक्लाइड्स वो स्पीशीज हैं या वो एटम्स हैं बेसिकली जो रेडियोएक्टिव डिके जिनका होता है, एंड दे emit different particles like alpha and beta and gamma rays. I think you guys might I think definitely यार आप ये पढ़ा होगा आप लोगों ने back in your college days in physics or maybe in chemistry, I'm not sure. नहीं, यस सर, इन केमिस्ट्री इन फिजिक्स पढ़ा, फिजिक्स में पढ़ा। ठीक है, तो रेडियोन्यूक्लाइड्स जो हैं वो नेचुरल मतलब आगे फिर डू यू हैव एनी अदर क्वेश्चन? नो। अच्छा, बाकियों का भी यार कोई क्वेश्चन है या इट्स ऑल वेरी अंडरस्टैंडेबल एंड यू आर गेटिंग ऑल द थिंग्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? थक तो नहीं गए? नो सर। अच्छा खैर, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा जी, एल नीनो फिनोमेना और इसका इफेक्ट्स, जिस समय मैंने आपको बताया था वी गोना बी वाचिंग सर्टेन वीडियोस, ठीक है, आई एम गोना सेंड। अब बेसिकली एल नीनो इफेक्ट होता क्या है? इट्स अ स्पेनिश वर्ड, इसका मतलब है द चाइल्ड। इन फैक्ट इट इंप्लाइज द क्राइस्ट चाइल्ड बिकॉज ऑफ I mean it's a Christian faith, so they referred El Nino to the Christ child. ठीक है, क्यों? Because it happens around Christmas, ठीक है। तो this is basically an event. इस इवेंट के अंदर वेदर पैटर्न्स जो होते हैं they gets altered, ये चेंज हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे बारिशें होती हैं या वहाँ पे बारिशें नहीं होती, वहाँ पे कैथ पड़ जाता है। जहाँ पे बारिशें नहीं होती वहाँ पे इतनी ज्यादा बारिशें होती हैं कि फ्लडिंग की सिचुएशन आ जाती है। सो दिस इज बेसिकली El Nino effect. It happened in 1982 and 83 and it caused flooding in South California. And it also caused drought in Australia. तो इसको उस जमाने में $13 billion, a lot of money that was invested by USA to cope with the situation. 1997 में एशिया के अंदर it also happened. स्पेसिफिकली इंडोनेशिया में जहाँ पे बहुत ज़्यादा कम रेनफॉल हुई थी। और नाउ आई रिमेंबर वन थिंग व्हेन आई वाज इन स्कूल डेज इन 1997, मेरे आई वाज इन 6th or 7th एट दैट टाइम, तो 5th 6th एट दैट टाइम। तो आई रियलाइज्ड के मतलब मुझे याद पड़ता है कि खबरों के अंदर ये चीज़ आई थी कि सेंट्रल सिंध जो है कैथ वैली का शिकार हो गया, एंड देयर इज नो वाटर एंड वेरी लिटिल रेनफॉल एंड देयर इज नो वाटर एट ऑल, एंड इट वाज बेसिकली because of this El Nino effect that also affect. I mean, El Nino has a very global environmental effects or impacts. ये आपको जब आप वीडियोस देखेंगे तो things will be more clear. ये 3D देने का मकसद ये है कि just to give you a background कि ये events हैं basically that happen certain times in few years, जिसकी वजह से alterations होती हैं within our weather patterns और floods आते हैं, एक्स्ट्रा रेनफॉल होती है, बाद जगह रेनफॉल नहीं होती है और कैथ पड़ जाता है। तो दीज आर एक्सट्रीम कंडीशंस, ठीक है। एंड देन विल बी डिस्कसिंग आल्सो ट्रीटमेंट्स, इन दोनों के लिए मैंने यूट्यूब लिंक है। एंड देन वी गोना, अब मैं आपको ये लिंक जो है ना वो शेयर करता हूँ। आपने जो सा वीडियो जो सी है ये आपने देखनी है अभी, and I am giving you 10 minutes, तो 10 मिनट्स के बाद हम गोना डिस्कस, ठीक है। पहले आप इसको देखें, फिर मैं जो सा वो दूसरी वीडियो आपको बताऊंगा, ठीक है। ओके तो सर। it's like 3:25 and then I'll be back by 3:35, ठीक है। देखिए सर मैंने हैंड रेज करो ना, किसने देखी है। अच्छा, क्वेश्चन पूछूं? यस। अच्छा, निहाल ये बताएं कि साउदर्न ऑसिलेशंस क्या होती हैं? यस सर। साउदर्न ऑसिलेशंस क्या होती हैं? वीडियो में आपने देखा
साउदर्न ऑस्ट्रेलिया। वीडियो में उन्होंने बताया कि इसके 3 फेस है, एक न्यूट्रल फेस है, एक एल नीनो फेस है और एक ला नीनो फेस है। जब हम न्यूट्रल फेस में मूव करते हैं तो न्यूट्रल फेस में जो है ट्रेड विंड्स वो बहुत स्ट्रांग होती हैं। वो पैसिफिक ओशन की, पहले पैसिफिक ओशन जो है वो वार्म होता है, तो पैसिफिक ओशन को मूव करके वेस्टर्न साइड की एक मिनट, पैसिफिक ओशन की नॉर्मल कंडीशंस में या न्यूट्रल कंडीशंस में पैसिफिक ओशन की कौन सी साइड वार्म होती है? वेस्टर्न साइड, वेस्टर्न पैसिफिक, हाँ जी वेस्टर्न पैसिफिक वार्म होता है, ठीक है। वार्म होता है वो उधर, वेस्टर्न पैसिफिक वार्म होता है जिसकी वजह और एक मिनट, वेस्टर्न पैसिफिक क्यों वार्म होता है? मैं बताऊं? हाँ जी बताएं। सर जो ट्रेड विंड्स हैं वो ईस्टर्न पैसिफिक विंड्स को उस तरफ ले जाती है, इसलिए वो वेस्टर्न पैसिफिक एरिया वार्म होता है। हाँ, यानी कि फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। व्हाई द ट्रेड विंड्स आर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट? सर इट्स अ न्यूट्रल प्रोसेस, न्यूट्रल प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस, सॉरी। नहीं, इसकी कोई लॉजिक तो होगी ना। किंजा इमरान आप बताएं। ट्रेड विंड्स ऑसिलेशन की तरह मूव करती हैं, पहले यही था उसमें। नहीं, आपने अंडरस्टैंड कर लिया उसको, लेकिन अभी एक क्वेश्चन हमारा बाकी है। आप बताएं। हाँ जी आप बताएं, अहमद इब्राहिम आप बताओ। सर वो उन्होंने वीडियो में बताया था कि हमेशा ट्रेड जो चलेगी ना वो ईस्ट से जो है ना वो वेस्ट पे जाएगी। वजह क्या है? वजह तो होगी यार कोई ना कोई, ऐसे थोड़ी होता है बगैर वजह के चल रही हो। सर टेम्परेचर डिक्रीज की वजह से। नहीं, इक्वेटर पे तो टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है, आपने देखा होगा कि इक्वेटर में टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है, ऐसा ही है ना? यस। अच्छा ठीक हो गया। अब ये क्वेश्चन आ गया, बाकी आपको मेरे ख्याल है अंडरस्टैंडिंग हो गई है सारी चीजों की। अल नीना, ला नीना, यार आज सारा दिन पढ़ाना मैंने, हाँ कल इंशाल्लाह था। न्यूट्रल इफेक्ट है ला नीना और एल नीनो और ला नीना, ठीक है। अच्छा यसूब रजा, आप ये बताएं कि ला नीना में और एल नीनो में क्या फर्क है? सर मैंने वीडियो नहीं देखी। क्यों? सर वो लाइट नहीं आ रही तो मैं बस सेल चार्ज कर रहा था, दैट्स व्हाई। लाइट नहीं आ रही तो ऑनलाइन किस तरह? नो सर सेल चार्जिंग पे लगाया हुआ था ना और खाना खा रहा था, दैट्स व्हाई देख ही नहीं गई। खैर मुझे तो आप कोई लॉजिक की समझ नहीं आ रही कि आपने क्यों नहीं देखी वीडियो। अच्छा खैर एसन साठी आप बताएं। सर मैं बताऊं? नहीं एक मिनट निहाल, एक मिनट मैं जिससे पूछ रहा हूँ ना, मैं पहले उनको देख लूं। एसन, ठीक है। अतर वसीम आप बताएं। इनों में उसमें मतलब कि एक फेज होता है, मतलब कि एक तरफ साइकिल चल रहा होता है, एक तरफ से ट्रेंड आती है, ठीक है, उसके बाद वापस जो सी दूसरा है नीनो में, अल नीनो में उसमें 2 फेज चल रहे होते हैं, ठीक है, तो 2 ऑसिलेशन मतलब हो रही होती है, ये फर्क। नहीं अतर आपने ना उसको दोबारा देखना है, ठीक है, वो असल में इस तरह से नहीं है। अच्छा निहाल आप बताओ, आप कह रहे सर एल नीनो में जो है ट्रेड वेव्स जो होते हैं वो बहुत वीक होते हैं, तो वार्म एयर जब वार्म स्पेसिफिक ओशन ईस्टर्न में होता है, ईस्टर्न की तरफ से वो स्लोली मूव करते करते वेस्टर्न में आ जाए, वेस्टर्न में होता है, वेस्टर्न से स्लोली मूव करके ईस्टर्न में आ जाता है और फिर वहां पे रेनफॉल हो जाती है। लेकिन ला नीनो में जो है वो ट्रेड वेव बहुत स्ट्रांग होती हैं, वो वार्म स्पेसिफिक को ईस्टर्न में ले जाती हैं, वो फॉर ईस्टर्न में ले जाती हैं, यानी कि एशिया के पास आ जाती हैं, इंडियन ओशन के पास है, और जिसकी वजह से वहां पे रेनफॉल स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। और कोल्ड वाटर है वो वेस्टर्न की तरफ मूव कर जाता है। बिल्कुल ठीक है, बस ठीक हो गया। और एक और टर्मिनोलॉजी है, दैट वाज थर्मोक्लाइन। क्या होता है?
अच्छा, आप अभी बताना किसने है? फराज अहमद, आप बताओ थर्मोक्लाइन क्या होता है? फराज अहमद, मोहम्मद अली। असल में ना अब मैं ये ना नाम जो जो बोल रहा हूँ ना, ये मैं नोट डाउन कर रहा हूँ, ठीक है, जस्ट टू मेक श्योर कि मुझे पता चले कि क्लास में कौन एक्टिव है या कौन। अच्छा, सैयद आसिल हुसैन। यस सर। जी। सर ये ट्रांजिशन लेयर होती है बिटवीन वार्म वाटर और कोल्ड वाटर। एक्चुअली सर एक टेम्परेचर ग्रेडियंट हो सकता है। हाँ, टेम्परेचर ग्रेडियंट है बेसिकली, ठीक है, वार्म और कोल्ड वाटर के दरमियान दैट इज वो जो ग्रेडियंट बनता है वो उसको हम थर्मोक्लाइन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारा एक क्वेश्चन पेंडिंग है, मैं आपको लोगों को एक और वीडियो दे रहा हूँ। अच्छा, ये देखें, जिनके मैंने नाम बोले हैं और दे हैवंट रिस्पोंडेड, मैं उनको, आज तीसरा लेक्चर है, मैं उनको कह रहा हूँ कि यू हैव टू टेक पार्ट इन इन दी यू हैव टू टेक पार्ट इन द क्वेश्चन एंड आंसर एक्टिविटी। बुनियादी वजह यह है कि ये आपके लिए भी बेहतर है, ठीक है। एसएम का मुझे पता चल गया कि ही हैज सम इश्यूज, उसकी वीडियो ओपन नहीं हुई, लेकिन यह है कि कम्युनिकेशन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आपसे मैं कोई क्वेश्चन कर रहा हूँ या किसी का नाम ले रहा हूँ, यू गाइस हैव टू स्पीक अप, otherwise for the next time I have to be strict. I mean, I don't really want to be very strict, लेकिन आप मुझे मजबूर ना करें, I have to be strict, ठीक है। तो सर एक क्वेश्चन है सर, ये रेनफॉल की वजह क्या है? रेनफॉल होती किस वजह से है? रेनफॉल इस वजह से होती है कि जहाँ पे जब सैचुरेशन लेवल से ज्यादा अचीव हो जाता है एक सर्टेन टेम्परेचर ऑफ प्रेशर पे, तो क्लाउड्स जो हैं वो पार्टिकल्स होल्ड नहीं कर सकते, ठीक है। जब ठंडी जगह से गुजरते हैं तो वो फिर ज़ाहिर कंडेंसेशन एकदम स्टार्ट होती है और वो पानी बन के गिरना शुरू हो जाता है। इट्स अ वेरी सिंपल लॉजिकल फिनोमेना। सर एक और सवाल। सर हम वीडियो में देखा था कि पहले वो जब वेस्ट की तरफ जाते हैं वहां पे कोल्ड वाटर होता है और नीचे ऊपर वार्म वाटर होता है, नीचे कोल्ड वाटर होता है, तो ये क्यों? इस फिनोमेना का नाम है अपवेलिंग, ठीक है। होता ये है कि वार्म वाटर बेसिकली गेट्स लाइटर, ओके, विंड की वजह से इट जस्ट गॉट रिप्लेस्ड। जब जाहिर है कोई चीज रिप्लेस होगी और दूसरी जगह जाएगी, तो बॉयंसी इफेक्ट यही है ना कि जितना आप पानी रिप्लेस करोगे उतनी जगह कोई ना कोई चीज आ जाएगी, बिकॉज वाटर इज अ वेरी फ्लेक्सिबल मीडियम। तो आप जितना ऊपर से पानी उतारते हैं, आप ये चेक कर लेना कि आप एक लेयर अगर उतारें पानी, एक लेयर एक बड़े से टब के अंदर अपने हाथ से दूसरी तरफ लेके जाएं, तो नीचे से दूसरी लेयर नहीं आ जाती पानी की? सेम थिंग इज अ सिमिलर थिंग। और सर जब ट्रेड विंड्स वीक हो जाती हैं तो वार्म जो वाटर है वो खुद ब खुद पीछे कैसे चला जाता है? इट इज बिकॉज इक्वेटर है पूरे का पूरा रीजन, ठीक है। तो इक्वेटर इज ऑलवेज वार्म, तो पूरे का पूरा रीजन ही वार्म हो जाता है। तो क्या कहना चाहिए, जो ट्रॉपिकल रीजन बनता है ना इक्वेटर के साउदर्न हेमिस्फीयर में, बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पैसिफिक, पूरा बिकॉज दायरा एयर है नहीं, तो सारे का सारा रीजन ही जो है वो सर वाटर वार्म इक्वेटर की वजह से होता है। वाटर वार्म इक्वेटर की वजह से होता है। और सर जो है वार्म वाटर सिर्फ अपर लेयर पे होगा या नीचे से भी होगा? जैसे अपर लेयर नहीं, वो थर्मोक्लाइन का जो फिनोमेना है वो दैट इज द सेम, बिकॉज पानी ऊपर से गर्म होगा ज्यादा, बिकॉज रेडिएशन जो सी हैं या इक्वेटर पे जो भी जो लाइट इंटेंसिटी है वो ऊपर से करेगी ना, अंदर तक तो नहीं जाती वो। जैसे पानी डीप, वो उन्होंने एक वर्ड यूज किया हुआ है, डीप ओशन,
डीप ओशन वाटर रिप्लेस कर लेता है वार्म वाटर को। ओके सर। अच्छा जी, अब मैं एक और वीडियो सर आगे आप कह रहे थे कि डोंट सी है ना विंड ट्रेड ईस्ट से वेस्ट ट्रेवल क्यों करती है, तो सर इसका बताया नहीं है। हाँ, ये मैं आपको ना एक वीडियो सेंड कर रहा हूँ, आपने ना उसको लाजमी देखना है, ठीक है। वेरी इट इज़ एन इंटरेस्टिंग वीडियो, वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, ठीक है। तो आई होप कि वो उसका जवाब आपको उसमें मिल जाएगा, एंड देन आई आस्क द क्वेश्चन अगेन, ठीक है। ये मैंने लिंक सेंड कर दिया आपको, तो आप उसको एक दफ़ा देख लें दोबारा। देख के मेरा ख्याल है आई गेट बैक इन 4 मिनट्स, क्योंकि वो 1.5-2 मिनट की वीडियो है। तो आई होप ऑल ऑफ you can easily watch in that time. जैसे कि क्या कहते हैं, हमें पता कि विंड जो है हाई से लो प्रेशर की तरफ जाती है, तो जब अर्थ स्पिन करती है उसकी वजह से जो वो एयर होती है वो स्किड कर देती है, जिसकी वजह से वो कहते हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ चल जाती है। अच्छा, मुझे ये बताओ, आई हैव अ क्वेश्चन। यस सर। कि अर्थ की मूवमेंट काउंटर क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है? नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2 क्वेश्चन ये कि व्हाट आर द हाई प्रेशर रीजन्स इन आवर अर्थ या अराउंड द ग्लोब? व्हाट आर द हाई प्रेशर रीजन्स? सर मैं बताऊं? बताओ, आप बताओ। सर अबव द इक्वेटर जो रीजन्स हैं वो हाई प्रेशर हैं, और जो बिलो द इक्वेटर हैं वो लो प्रेशर हैं। बेसिकली नॉर्थ पोल साउथ पोल आप कह लें, ठीक है। यस। और जो अर्थ है वो व्हाई इक्वेटर इज द लो प्रेशर रीजन? सर रिपीट द क्वेश्चन। व्हाई इक्वेटर इज द लो प्रेशर रीजन? तो इसलिए क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है। हाँ बिल्कुल, टेम्परेचर ज्यादा होता है, ठीक हो। अच्छा, तो अच्छा, ये वीडियोस दिखाने का द मेन पर्पस वाज to give you guys a clear understanding, because theoretically sometimes things you cannot understand them right in words, so it's better to have a visual experience of how things eventually move. कल मैंने प्रेजेंटेशन, जब मैं लेक्चर तैयार कर रहा था, तो आई वाज मेकिंग प्रेजेंटेशन, तो आई रियलाइज कि यार इट्स वेरी थ्योरेटिकल एंड इट्स गोना बी वेरी बोरिंग अगर मैं उनको एल नीनो ये सारे इफेक्ट जो उनसे हैं वो ठीक है रीड करके बताऊं या इन वर्ड्स में एक्सप्लेन करूं। तो द बेस्ट आइडिया इज कि मैं उनकी वीडियोस जो उनसी हैं वो कहीं से ढूंढता हूं, तो इवेंचुअली मुझे वीडियोस मिल गई वो वाली, एंड देन आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया, राइट? यस सर। यूजिंग वीडियोस। अच्छा चलें, ये तो हो गया। एंड अच्छा, मैं दोबारा लेट्स गेट बैक टू द लेक्चर। सर वो क्वेश्चन है कि अर्थ किस क्लॉकवाइज में मूव करते हैं या काउंटर क्लॉकवाइज? आपका क्या ख्याल है, क्लॉकवाइज करता है काउंटर क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज सर, काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज करते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज। अच्छा, तो ये था जनरल ओवरऑल डिस्कशन पार्ट, ठीक है। मैं जरा दोबारा अब आगे देयर आर सर्टेन असाइनमेंट्स एंड स्टफ दैट यू हैव टू बी कंसीडर। अच्छा जी, अब ये हमारे पास आ रही है, आपको स्लाइड शेयर हो रही है ना? आई एम श्योर। यस सर। ओके, चली गई है। It's gonna be a group assignment. ठीक है, details will be uploaded later tonight or morning or early morning tomorrow. So you have to make 5 to 7 groups, individual per group. ठीक है, तो अब question ये है कि do you want to make it by yourself or should I make it?
सर आप बना दें। यस सर, आप खुद ही बना लें। सर आप खुद ही बना दो। आप लोग क्यों नहीं बनाते हो खुद? मसला है क्या उसमें? हम बना सर खुद ही बना लेंगे। अच्छा, इस तरह से है कि you guys all of you have, ठीक है, तो I want, तो ये है कि आज रात तक आपने मैक्सिमम 5 to 7 मेंबर्स पर ग्रुप, आप एक लिस्ट मुझे जो है वो भेज दें अपने अपने ग्रुप्स की, ठीक है? मैं ग्रुप आइडेंटिफाई कर लूंगा एंड द असाइनमेंट दैट वी गोना बी वर्किंग ऑन, सारा असाइनमेंट्स जो सी है ना, इट विल बी ऑन दिस टॉपिक, ठीक है? स्टेटस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन पाकिस्तान, एसोसिएटेड हेल्थ एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट्स एंड फ्यूचर डायरेक्शंस फॉर द मिटिगेशन, ठीक है? तो सही टॉपिक हमारे चैप्टर के अंदर है कि अलग से तैयार करना पड़ेगा? पाकिस्तान का ये टॉपिक है। यू हैव टू, देखें मैं जो मेरी असाइनमेंट है, दैट द बेसिक आइडिया इज टू यू गाइस शुड डेवलप सर्टेन रिसर्च स्किल्स and that will help you in your other courses whenever you move forward within BSc Energy Engineering course, ठीक है ना? फिर थोड़ा सा गाइड कर दें कैसे होगी ये? मैं आपको सारी जो गाइडेंस हमें करना क्या बीच में, I'm gonna provide all the necessary documents. We're providing all the necessary details of the assignment by tonight or early morning tomorrow, as I told you before. What you have to do is to just make the groups, ठीक है? And then you have to like. सर हमें सब आप माइक ऑन करवा सबसे इंडिविजुअली प्रेजेंट करवाएंगे? You have to do your group work together. Group work is very, very important. I mean, listen guys, you have to go to industries in the future, right? तो अगर if be able to work in groups अब नहीं कर सकते तो फिर आप उस टाइम पे किस तरह हैंडल करेंगे प्रेशर और ये सारी चीजें? I know the differences can always be there, will always be there, ठीक है? But we have to deal with them. We have to cope with the whole situation, ठीक है? Otherwise, if you guys think it's too much for us to bear the pressure now, so I'll make the groups by myself, no problem for me, ठीक है? सर एक ग्रुप में टोटल कितने स्टूडेंट्स होने चाहिए? 7 maximum. Means nearly 7 to 8 groups बन सकते हैं। No, 7 to 8 groups. 9 भी बन सकते हैं, doesn't really matter, ठीक है? Group नंबर ऑफ ग्रुप ज्यादा होना, it doesn't really matter because 3 बंदों का ग्रुप भी बन सकता है। I am not talking कि भाई 5 या 7 ही रखने हैं, नो। अगर 3 बंदों को, फॉर एग्जाम्पल 3 बंदे ही रह जाते हैं एंड पे, तो इवेंचुअली you know there will be a group of 3 of them, ठीक है ना? तो 3 बंदों का बना ले, मिनिमम 3, मैक्सिमम 7, ठीक है? असाइनमेंट ग्रेडेड होगी या अनग्रेडेड? सारी ग्रेडेड असाइनमेंट्स हैं, कोई अनग्रेडेड नहीं है मेरे पास। टाइम कब तक है इसका? Next week. So there will be 4 assignments, ठीक है? The 4 assignments will be related to this topic as shown on your slide, ठीक है? We'll be discussing this topic one by one, ठीक है? तो जो सारी डिटेल्स that will be shared, तो फिलहाल जो पहली असाइनमेंट है that will be इसका जो tenure है वो 1 week. Next week you have to submit all these assignments in word format, ठीक है? सर ये राइटिंग फॉर्म में लिखेंगे हम लोग या फिर एज अ प्रेजेंट? Not at all. असाइनमेंट वर्ड पे बनानी है? हाँ जी, असाइनमेंट वर्ड पे बनानी है? वर्ड पे बनानी है असाइनमेंट। सर हम रफ शीट पे बना के उसको पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करके सेंड कर सकते हैं? No. मेरा आपको देखें, मेरी बात सुने, आई एम नॉट श्योर कि बाकी टीचर्स का क्या स्ट्रेटेजी है। ये जो स्किल्स आप यहाँ पे डेवलप करेंगे ना, वर्ड के स्किल्स हैं फॉर एग्जांपल, एक्सेल शीट के स्किल्स हैं, इट विल हेल्प यू इन फ्यूचर, हेल्प यू अ लॉट इन फ्यूचर, ठीक है? आपको आते होंगे। नॉर्मली होता है कि स्टूडेंट्स हु डोंट केयर कि वो ये स्किल्स अपनी स्टूडेंट लाइफ में सीखें, दे ऑलवेज हैव अ वेरी हार्ड टाइम व्हेन दे गो टू द फील्ड, बिकॉज इन द फील्ड या कोई और काम, इवन इन रिसर्च, पीपल एक्सपेक्ट कि आपको ये सारे स्किल्स आते होंगे, ठीक है? तो दैट इज माय टारगेट। यही वजह है कि मैं आपको ये इस तरह के असाइनमेंट्स दे रहा हूँ, ठीक है? इसमें तीन चार बुनियादी चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू गाइस टू गेट टू नो हाउ टू वर्क इन अ ग्रुप डिस्पाइट डिफरेंसेस। Second thing is you will develop certain set of skills regarding
Word and regarding Excel sheets. ठीक है. Third, there is also presentation later in our course, and that will that the problem is, of course, no, not the problem. I mean, the point is that you guys can be able to present whatever in an effective manner. ठीक है. और the चौथा skill है, that is very very important, and that is the knowledge that you will get while researching on the Google and other different search engines. ठीक हो गया. ये 4-5 चीजें हैं, and that is actually a very good exercise. मेरी आसान चीज ये थी कि I'll give you a very bit small bits of assignments, और मेरा काम भी आसान हो जाता, आपका भी आसान हो जाता, but नहीं. I am giving you a single assignment, and there will be 4 assignments related to this one, a single topic, and there will be 4 assignments to this one. Point is, by the end of this semester, we will able to इतना हम इसको फाइन ट्यून कर लेंगे इस चीज को, we might be able to publish it maybe in certain newspapers, ठीक है, of course, or in certain research papers. ठीक है, तो this is my target, and that's why I really want you to work hard on all these things. ठीक है. सर जब यूनिवर्सिटी फिजिकली पहुंचेंगे तो जो ये असाइनमेंट है इसको प्रेजेंट भी करना पड़ेगा? प्रेजेंट तो आपको यूनिवर्सिटी में ही करना पड़ेगा आके. आई मेक श्योर, आई होप कि उस टाइम तक things will be very smooth, or there will be no issues. You guys will be facing no issues. Like, listen, face to face discussion and face to face lecturing is always very easy. ठीक है. बात ये होता है मेरे साथ के, ठीक है, मैं बोल रहा होता हूँ, मैं क्वेश्चन कर रहा होता हूँ, तो I cannot see the faces and all that. ठीक है, I cannot pinpoint